एक ऐसी कंपनी जो आज के टाइम में भारत का सबसे बड़ा बैंक कंट्रोल कर रही है। एंड सबसे जरूरी, इस कंपनी का एक डिसीजन आज के टाइम पे जो इन्वेस्टर्स हैं उनके फ्यूचर को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। एक वक्त था जब इस कंपनी का जो म्यूचुअल फंड था उसको कोई सीरियस लेता ही नहीं था, मतलब इसके अंदर कोई पैसा इन्वेस्ट कर ही नहीं रहा था, कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था, क्योंकि उस टाइम पे जाइंट कंपनी थी, जाइंट कंपनीज के म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर थे, तो इसको कोई सीरियस लेता नहीं था। बट आज के टाइम में यानी कि 2025 के अंदर में ये भारत का नंबर 1 एएमसी बन के बैठी हुई है, यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये जो कहानी मैंने आपको सुनाया ना, ये था एसबीआई म्यूचुअल फंड का। अब आपको ये देखने में बहुत ज्यादा सिंपल लग रहा होगा, बट इसके पीछे एक बहुत बड़ा पार्टनरशिप छुपा हुआ है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा डाउनफॉल छुपा हुआ है, एंड इसके पीछे वो कमबैक छुपा हुआ है जिसको देख के आज के टाइम के इन्वेस्टर्स ये बोलते हैं कि अब इस म्यूचुअल फंड को कोई भी नहीं हिला सकता है। अब यहां पे सवाल निकल के आ रहा है कि क्या इस फंड हाउस की जो पॉपुलर स्कीम है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, कॉन्ट्रा फंड, जो ये पॉपुलर स्कीम है, ये केवल दिखने में ही पावरफुल है कि इनके पीछे कोई सच्चाई छुपी हुई है? क्या अभी के टाइम में इन स्कीम्स के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना सही रहेगा? क्या अगर आप लंबे टाइम तक पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड आज के टाइम में परफेक्ट ऑप्शन है कि आज के टाइम में ये पूरी तरीके से डेड हो चुका है? इस पूरे वीडियो को ध्यान से वॉच करिएगा अगर आप एक एसबीआई म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर हैं या इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। ये समय है 1987 का, जब इंडिया का म्यूचुअल फंड मार्केट पूरी तरीके से मोनोपोलिस्टिक था, मतलब पूरी तरीके से मोनोपोली चल रही थी इंडियन मार्केट के अंदर में। उस टाइम पे अगर आप म्यूचुअल फंड का नाम लेंगे तो केवल एक ही म्यूचुअल फंड था जिसका नाम था यूटीआई म्यूचुअल फंड। इसकी पूरी की पूरी मोनोपोली चल रही थी, इसके अलावा कोई भी म्यूचुअल फंड नहीं था इंडियन मार्केट के अंदर में। बट 29 जून 1987 को एक कंपनी की एंट्री होती है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर में, जिसका नाम होता है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई की एंट्री होती है और एसबीआई ने अपना पहला नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड लॉन्च किया। सोचिए कितनी बड़ी बात है, इस नाम लेने में कितनी बड़ी बात है कि उस टाइम पे इतनी मोनोपोली चल रही थी कि लोग केवल यूटीआई म्यूचुअल फंड के ही नाम से सबको जानते थे। तो उस टाइम पे नॉन यूटीआई म्यूचुअल फंड लॉन्च हुआ और उस टाइम पे ये पूरे के पूरे इंडियन म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन था, क्योंकि उस टाइम पे एक कंपटीशन आ गया था यूटीआई म्यूचुअल फंड का मार्केट के अंदर में। 1991 के अंदर में एसबीआई ने अपना पहला म्यूचुअल फंड लॉन्च किया जिसका नाम था एसबीआई मैग्नम इक्विटी फंड। इसका सिंपल फोकस था लॉन्ग टर्म इक्विटी ग्रोथ के ऊपर। फिर टाइम आया 1999 का और इस टाइम पे एक हिस्टोरिक स्टेप लिया गया एसबीआई म्यूचुअल फंड के द्वारा। एसबीआई ने अपना एक दूसरा म्यूचुअल फंड लॉन्च किया, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। अब अगर आपको कॉन्ट्रा फंड के बारे में नहीं पता है तो कॉन्ट्रा फंड का सिंपल मतलब होता है कि जहां पे सभी लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं वहां पे ये पैसा नहीं इन्वेस्ट करते हैं। मतलब सभी लोग अगर बाई कर रहे हैं तो ये सेल कर रहे होते हैं, और जहां पे सभी लोग सेल कर रहे होते हैं वहां पे ये बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे होते हैं। अब जब ये एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड लॉन्च हुआ उसके बाद सभी लोगों के अंदर एक हड़बड़ी मच गई। एक ऐसा म्यूचुअल फंड आ गया था जो सबसे अलग खेल रहा था, जो सारे म्यूचुअल फंड अलग डायरेक्शन में जा रहे थे तो ये म्यूचुअल फंड दूसरे डायरेक्शन में जा रहा था, जिसके वजह से इन्वेस्टर्स का बहुत ज्यादा फायदा होने लगा। बट टाइम आता है 2001 का। 2001 के अंदर में एक बहुत बड़ा स्कैम पकड़ा जाता है जिसका नाम होता है केतन पारिक स्कैम। केतन पारिक स्कैम उस टाइम पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा धब्बा बन चुका था। सीबीआई जब इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट कर रही थी तो उसके चार्जशीट के अंदर में एसबीआई म्यूचुअल फंड का भी नाम आ गया। जब एसबीआई म्यूचुअल फंड का नाम आया इस स्कैम के अंदर में तो जो इन्वेस्टर्स पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर, उनका ट्रस्ट पूरी तरीके से हिल गया। बट यहां पे एसबीआई ने हार नहीं माना, उसने अपने क्रेडिबिलिटी को दोबारा बिल्ड किया। एंड 2004 के अंदर में एसबीआई ने अपने एएमसी का 37% स्टेक बेच दिया एसएजीएम को, यानी कि एसोसिएट जनरल एसेट मैनेजमेंट को बेच दिया। ये एक ज्वाइंट वेंचर था। उसके बाद 2006 के अंदर में एसबीआई ने एक ऑफशोर फंड लॉन्च किया जिसका नाम था एसबीआई रिसर्जेंट इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड। इसका मोटिव केवल एक ही था कि जो इंडिया के बाहर के इन्वेस्टर हैं अब वो इंडियन इक्विटी के अंदर जुड़ पाए, इंडियन इक्विटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर पाए। इस म्यूचुअल फंड का केवल एक ही मोटिव था। एंड फिर टाइम आता है 2011 का, जो 37% स्टेक एसबीआई ने बेचा था एसएजीएम को 2004 के अंदर में, अब उसको खरीद लिया जाता है अमुंडी के द्वारा। अमुंडी एक यूरोपियन एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, इनका ज्वाइंट वेंचर होता है और 37% स्टेक आज भी अमुंडी के पास है एसबीआई म्यूचुअल फंड का, एंड जो बचा हुआ है वो एसबीआई के पास है। एंड फिर 2018 के अंदर में एसबीआई ने अपना पहला ईएसजी फंड लॉन्च कर दिया, यानी कि इन्वायरमेंटल सोशल गवर्नेंस फंड। ये लॉन्च करते ही जो एसबीआई था वो यूएनपीआरआई का सिग्नेटरी बन गया। अब यूएनपीआरआई का मतलब हुआ यूनाइटेड नेशन प्रिंसिपल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी इन्वेस्टमेंट, इसका सिग्नेटरी बन गया। तो ये जो मैंने आपको कहानी सुनाई है, ये कहानी इसलिए मैंने आपको सुनाई है कि आपको पता लग पाए कि एसबीआई ने कितना स्ट्रगल किया है, कितना स्ट्रगल करने के बाद आज ये नंबर 1 का एएमसी बन पाया है पूरे भारत के अंदर में। बहुत सारे डाउनफॉल देखे हैं, अपने स्टेक को बेचा है, खरीदा है, फिर बेचा है, एंड सबसे जरूरी ये एक स्कैम का भी पार्ट बन चुका है। बट इसने अपने आप को नीचे नहीं गिरने दिया, अपने
अपने आप को और ऊपर उठाया, अपने अंदर और बदलाव किया और उसके चलते आज के टाइम में एसबीआई नंबर 1 एएमसी बन चुका है। तो ये तो हमने एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास्ट के बारे में बात कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि अभी के टाइम में एसबीआई म्यूचुअल फंड की क्या हालत है। अभी के टाइम यानी कि अगस्त महीने के हिसाब से, अगस्त 2025 के हिसाब से इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट 11 लाख करोड़ को क्रॉस कर चुका है। 11 लाख करोड़ को, जो कि भारत के अंदर कोई भी इकलौती एएमसी नहीं है जिसका इतना एसेट अंडर मैनेजमेंट है। दूसरे नंबर पे है आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड एंड तीसरे नंबर पे है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड। तो आज के टाइम में भारत के अंदर जो इंडियन म्यूचुअल फंड है, इंडियन म्यूचुअल फंड में जो 4 रुपए इन्वेस्ट होता है, उस 4 रुपए में से 1 रुपए एसबीआई म्यूचुअल फंड की तरफ आता है। अब सोचिए 4 रुपए इन्वेस्ट हो रहा है, उसमें से 1 रुपए केवल एक एएमसी के पास जा रहा है और 3 रुपए सभी के सभी एएमसी के अंदर डिवाइड किया जा रहा है। कितना बड़ा जाइंट म्यूचुअल फंड जिसको हम बोलते हैं ना, वो जाइंट म्यूचुअल फंड है एसबीआई म्यूचुअल फंड। अब केवल ये एक ही वजह से संभव हो पाया है, केवल इसके ब्रांचेज की वजह से और ट्रस्ट फैक्टर की वजह से, क्योंकि एसबीआई एक सरकारी बैंक है और बहुत पहले से काम कर रही है, बहुत पहले से काम कर रही है। तो बहुत पहले से लोग ऑफलाइन जाके इस बैंक के अंदर अपना अकाउंट खुलवाते हैं। अब जो लोग अकाउंट खुलवाते हैं, ऑब्वियस सी बात है उनको म्यूचुअल फंड भी सेल किया जाता होगा। बहुत सारे लोगों को म्यूचुअल फंड सेल किया जाता है ब्रांच के द्वारा। अब ब्रांच जिनको म्यूचुअल फंड सेल करती है वो डायरेक्ट वहीं से पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि इनका ब्रांच बहुत ज्यादा फैला हुआ है, जिसे ऑफलाइन बेनिफिट भी आज के टाइम में उठा पाते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट ट्रस्ट फैक्टर, ट्रस्ट फैक्टर तो बहुत ज्यादा है। आज जब बैंक का नाम पूछ लेंगे ना तो सबको एसबीआई बैंक के बारे में पता होगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। भले ही उनको एचडीएफसी बैंक के बारे में ना पता हो, एक्सिस बैंक के बारे में ना पता हो, बट उनको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में जरूर नॉलेज होती है। इस वजह से एसबीआई म्यूचुअल फंड आज के टाइम में जाइंट म्यूचुअल फंड बन पाया है। अब हम बात करने वाले हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के कुछ मेन कैटेगरी के बारे में, यानी कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड कॉन्ट्रा फंड, जिनके अंदर ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है, जिनके अंदर आज के टाइम में इन्वेस्टर्स ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, ट्रस्ट फैक्टर जिनका ज्यादा है, उनके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एसबीआई के लार्ज कैप फंड के बारे में, जिसका फंड साइज है 53,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.81% का। तो एसबीआई लार्ज कैप फंड में आप 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2013 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू आज के टाइम में 61,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 15% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के टाइम पीरियड में। एंड पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग 13% का रिटर्न दिया है, 5 साल के टाइम पीरियड में 19% का रिटर्न दिया है, 3 साल के टाइम पीरियड में 14% का रिटर्न दिया है। मतलब अपने कैटेगरी में ये टॉप में रैंक करने वाला म्यूचुअल फंड नहीं है। लार्ज कैप की बात करें तो टॉप में रैंक नहीं करता है। आप रैंकिंग देख लीजिए, 10 साल के टाइम पीरियड में 11 नंबर पे है, 5 साल के टाइम पीरियड में 15 नंबर पे है, 3 साल के टाइम पीरियड में 21 नंबर पे। मतलब ये टॉप का म्यूचुअल फंड नहीं है। तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि लार्ज कैप में टॉप का फंड है ये। वहीं पे अगर बात करें एसबीआई लार्ज कैप के एसआईपी के बारे में, तो 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 15% का एनुअल रिटर्न दिया है। तो बुरी बात नहीं है, 10 साल के टाइम पीरियड में अगर लार्ज कैप कैटेगरी के अंदर 15% का रिटर्न मिल रहा है तो अच्छी बात होती है। एंड अगर हम इसके पोर्टफोलियो की बात कर ले तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 60% का है, वही कैटेगरी एवरेज का 201% का है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि इसके पोर्टफोलियो में कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम बदलाव होता है। इक्विटी के अंदर 95% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स केवल 37 होने वाले। लार्ज कैप की कंपनी लगभग 66% है। ऑब्वियस सी बात है, लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है तो लार्ज कैप कंपनी आपको ज्यादा दिखने वाली है। मिड कैप में 4% एंड स्मॉल कैप में 0.7%। टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर वही आपको कंपनी दिखेंगी टॉप 100 वाली, एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, रिलायंस हो गया, एल&टी हो गया, इन्फोसिस हो गया, एशियन पेंट हो गया। इनके अंदर आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। ज्यादा वेटेज आपको टॉप 5 कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। अब बात कर लेते हैं एसबीआई के मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका फंड साइज है 22,500 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.8% का। तो एसबीआई मिड कैप में अगर आप 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते आज से 12 साल पहले, तो इसकी वैल्यू 92,000 रुपए से ज्यादा हो जाती। लगभग आपको 19% का एनुअल रिटर्न दिया है पिछले 12 साल के अंदर में। वहीं 10 साल की बात करें तो लगभग 15% का रिटर्न दिया है, 5 साल की बात करें लगभग 26% का रिटर्न दिया है, 3 साल की बात करें लगभग 17% का रिटर्न दिया है। मतलब मिड कैप कैटेगरी के अंदर भी ये कोई टॉप का म्यूचुअल फंड नहीं है, मतलब टॉप में रैंक करने वाला म्यूचुअल फंड नहीं है। 10 साल के टाइम पीरियड में 17 नंबर पे रैंक कर रहा है। मतलब बीसी म्यूचुअल फंड है मिड कैप के अंदर, उसमें 17 नंबर पे रैंक कर रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये टॉप का मिड कैप म्यूचुअल फंड नहीं है, बट 10 साल के टाइम पीरियड में 15% का एनुअल रिटर्न अच्छा खासा माना जाता है। वहीं पे अगर हम एसबीआई मिड कैप के एसआईपी के बारे में बात करें तो यहाँ पे पिछले 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 18% का एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ही बढ़िया है। 18% का अगर आपको एसआईपी में रिटर्न मिल रहा है तो इससे अच्छी बात और नहीं हो सकती है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट एसबीआई मिड कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 66% का है, जो कि कैटेगरी एवरेज के मुकाबले कम है। इसका मतलब कैटेगरी एवरेज के मुकाबले इसके पोर्टफोलियो के अंदर कम बदलाव होता है। इक्विटी में 94% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स केवल 54 होने वाले। लार्ज कैप की कंपनी 15% है। मिड कैप की ऑब्वियस सी बात है, मिड कैप का फंड है तो लगभग 47% वेटेज होने वाला है। स्मॉल कैप में 11% है। अगर टॉप 10 स्टॉक्स के बारे में बात करें, इसमें आपको मिड कैप की कंपनी ज्यादा दिखने वाली है। सबसे ऊपर आपको क्रिस्टल दिखेगा जिसका लगभग 3.7% का वेटेज है। सुंदरम फाइनेंस लिमिटेड है, श्री सीमेंट है, टाटा एलेक्सी है जिसका लगभग 2.8% का वेटेज है, टोरेंट पावर है जिसका लगभग
लगभग 2.7% का वेटेज है। तो इसमें आपको मिड कैप की कंपनी ज्यादा दिखने वाली है टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर। तो इनके बारे में अच्छे से रिसर्च करके ही इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिएगा अगर आपको करना होगा तो। अब हम बात कर लेते हैं एसबीआई के स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका फंड साइज है 35,500 करोड़ का और एक्सपेंस रेशियो है 0.7% का। तो एसबीआई स्मॉल कैप में अगर आप 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 12 साल पहले, तो इसकी वैल्यू लगभग 1.5 लाख रुपए हो जाती एंड लगभग आपको 24% का एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है स्मॉल कैप के अंदर। वो भी अगर बात करें ऐसे म्यूचुअल फंड की जो बड़ा म्यूचुअल फंड है, जाइंट म्यूचुअल फंड है, वो पिछले 12 साल के अंदर में आपको 24% का रिटर्न दिया है। अपनी कैटेगरी में 9 नंबर पर रैंक कर रहा है 12 साल के टाइम पीरियड में। 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 19.5 लगभग 20% के आसपास एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है 10 साल के टाइम पीरियड में भी, और अपने कैटेगरी में 3 नंबर पर रैंक कर रहा है। बट 5 साल की बात करें तो केवल आपको 26% का रिटर्न दिया है, अपने कैटेगरी में 20 नंबर पर रैंक कर रहा है। 3 साल की बात करें तो लगभग 18% का रिटर्न दिया है, अपने कैटेगरी में 22 नंबर पर रैंक कर रहा है। मतलब जैसे जैसे टाइम पीरियड कम होता जा रहा है वैसे वैसे अपने कैटेगरी में ये नीचे आता जा रहा है। क्यों नीचे आ रहा है? क्योंकि इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होता जा रहा है, लोग ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर। इस वजह से अब वो उतना बढ़िया रिटर्न नहीं दे पा रहा है जितना ये पहले दिया करता था। इस वजह से आपको शॉर्ट टर्म के अंदर में देखिए पिछले 1 साल के टाइम पीरियड में 16 नंबर पर रैंक कर रहा है, 2 साल के टाइम पीरियड में 23 नंबर पर रैंक कर रहा है। वहीं पे अगर हम इसके एसआईपी के बारे में बात करें तो 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 21% का एनुअल रिटर्न दिया है, जो कि बहुत ज्यादा होता है एसआईपी के इन्वेस्टर्स के लिए। अगर आप स्मॉल कैप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको 18 से लेकर 20% का भी रिटर्न मिल रहा है ना लंबे टाइम के अंदर में, तो बहुत होता है स्मॉल कैप के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट एसबीआई स्मॉल कैप के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 92% का है। इसका मतलब साफ साफ दिख रहा है कि पोर्टफोलियो के अंदर बदलाव होता है, फंड मैनेजर ज्यादा बदलाव करता है। इक्विटी की बात करें 83% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 64 होने वाले। लार्ज कैप का एक भी कंपनी नहीं है, मिड कैप की लगभग 6% है, स्मॉल कैप की लगभग 39% है। तो ऑब्वियसली स्मॉल कैप में ही ज्यादा पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा क्योंकि स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड है। टॉप 10 स्टॉक्स के अंदर आपको स्मॉल कैप की कंपनी ज्यादा दिखने वाली है। तो इन कंपनीज के बारे में अच्छे से रिसर्च कर लीजिएगा, तब आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। एंड आखिरी में हम बात कर लेते हैं एसबीआई के कॉन्ट्रा फंड के बारे में, जो कि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में रहता है। इसका फंड साइज है 46,000 करोड़ का, एक्सपेंस रेशियो है 0.6% का। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में अगर आप 10,000 रुपए का लमसम स्टार्ट किए होते 2013 के अंदर में, तो इसकी वैल्यू 70,000 रुपए हो जाती एंड लगभग आपको 16.5% का रिटर्न दिया है 12 साल के टाइम पीरियड में, और अपने कैटेगरी में 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। तो 3 ही म्यूचुअल फंड है और ये 3 नंबर पे रैंक भी कर रहा है। 10 साल की बात करें तो लगभग 16% का रिटर्न दिया है, यहां भी 3 नंबर पे रैंक कर रहा है। 5 साल के टाइम पीरियड में इसने बढ़िया रिटर्न दिया है और अभी के टाइम में 1 नंबर पे रैंक कर रहा है अपने पूरे कैटेगरी के अंदर। 3 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 22% का रिटर्न दिया है, 2 नंबर पे रैंक कर रहा है। एंड पिछले 2 साल की बात करें, 1 साल की बात करें, 6 महीने की बात करें, 3 महीने, 1 महीने के अंदर में और 1 हफ्ते के अंदर में भी अपने कैटेगरी में सबसे नीचे रैंक कर रहा है। वहीं पे अगर हम एसआईपी के बारे में बात करें तो 10 साल के टाइम पीरियड में लगभग आपको 20.5% का रिटर्न दिया है। तो एसआईपी के मामले में ना एसबीआई म्यूचुअल फंड बढ़िया है। अगर आप एसआईपी करना चाहते हैं तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर बढ़िया लंबे टाइम तक आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसने 20% से ज्यादा रिटर्न दिया है लगभग सभी कैटेगरी के अंदर। सबसे इंपॉर्टेंट एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 231% का है, बहुत ही ज्यादा होता है 231% का। इसका मतलब फंड मैनेजर बहुत फ्रीक्वेंटली बदलाव कर रहा है पोर्टफोलियो के अंदर। इक्विटी की बात करें 80% आपका पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट किया जाएगा, जिसमें से इंडियन इक्विटी के अंदर 77% पैसा डाला जाएगा एंड फॉरेन इक्विटी के अंदर 2% आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स 80 होने वाले। लार्ज कैप की कंपनी लगभग 45% है, मिड कैप की 10% एंड स्मॉल कैप की लगभग 5% है। इसका मतलब जाइंट कंपनी आपको ज्यादा देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे ऊपर आपको एचडीएफसी बैंक दिखने वाला है जिसका लगभग 8.5% का वेटेज है। रिलायंस है, आईटीसी है, कोटक महिंद्रा है, बायोकॉन है, पंजाब नेशनल बैंक है, गेल है। तो ऐसे करके आप इन कंपनी के बारे में रिसर्च कर सकते हैं, उसके बाद ही आपको इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। तो यहां तक एसबीआई म्यूचुअल फंड के स्टोरी को सुनने के बाद, अच्छे से रिसर्च करने के बाद एक बात तो यहां पे पता लग चुका है कि म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अंदर ट्रस्ट बिल्ड करना इतना आसान नहीं है। बट अगर आपने एक बार ट्रस्ट बिल्ड कर लिया, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग लेगेसी बन जाती है, जो कि आपको एग्जांपल साफ साफ दिख रहा है एसबीआई म्यूचुअल फंड का। बट फिर से यहां पे वही सवाल निकल के आ रहा है, क्या एसबीआई म्यूचुअल फंड अब पैसा इन्वेस्ट करने लायक है? क्या इसके अंदर एग्रेसिव इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं? मेरा जवाब होगा अभी के टाइम में तो पॉसिबल नहीं लग रहा है, क्योंकि एसबीआई म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस अगर हम चेक करें पिछले 5 साल का, 6 साल का, तो कुछ खास देखने को नहीं मिल रहा है। अपने कैटेगरी में नीचे रैंक कर रहा है, बेंचमार्क को भी नहीं बीट कर पा रहा है, कैटेगरी एवरेज को नहीं बीट कर पा रहा है। तो साफ साफ दिख रहा है कि अब उस फेज पे पहुंच चुका है जहां पे ये सेफ जाना पसंद कर रहा है, सेफ खेल रहा है, सेफ पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। तो अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं या आप एक मॉडरेट इन्वेस्टर हैं तो आप एसबीआई म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। बट अगर आपका गोल लंबे टाइम का है, 15 साल, 20 साल, 25 साल का है, तो इससे अच्छे म्यूचुअल फंड मार्केट के अंदर आ चुके हैं और बहुत पहले से काम कर रहे हैं, बहुत पहले से अपने कैटेगरी के अंदर टॉप कर रहे हैं। आप उन म्यूचुअल फंड को चूज कर सकते हैं। बट अगर आप एक एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर हैं एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर, तो पैसा इन्वेस्ट करते रहिए, आपको क्विट करने की
की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्विट करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं नए इन्वेस्टर्स की बात कर रहा हूं। अभी के टाइम पे कोई अगर एंट्री लेना चाहता है एसबीआई म्यूचुअल फंड के अंदर, उसके पास और भी बढ़िया ऑप्शन खुल चुके हैं, वो उसके अंदर भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है लंबे टाइम के लिए, अगर वो एग्रेसिव इन्वेस्टर है। बट कंजर्वेटिव और मॉडरेट के लिए एसबीआई आज भी बढ़िया है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको क्या लगता है, एक अपना जेन्युइन ओपिनियन जरूर दीजिएगा एसबीआई म्यूचुअल फंड को लेकर कि आपका क्या कहना है इस म्यूचुअल फंड के ऊपर। क्या ये अभी भी पैसा इन्वेस्ट करने लायक है? क्या ये अभी भी उतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे सकता है? ये कमेंट बॉक्स के अंदर टाइप करना मत भूलिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आने वाले एपिसोड के अंदर आपका म्यूचुअल फंड हो सकता है। तो उस म्यूचुअल फंड के बारे में अगर आपको डिटेल एनालिसिस देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक। टेक केयर।